हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ एक्स वाई जी। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम कल कुछ सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे की क्लासेस देख रहे हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख आइए और फिर ये क्लास कंटिन्यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पैराबोलिक या बालुका स्पूत, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स या पैराबोलिक बालुका स्पूत से। ये पैराबोलिक बालुका स्पूत क्या होते हैं? ये इनका जो प्रसार होता है, ये इनका जो विवरण होता है संपूर्ण मरुस्थल में होता है। पूरे मरुस्थल में ये जो है मिल जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है। हमने कल बरखान बालुका स्पूत के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो बरखान बालुका स्पूत भी इस तरह से जो है बनते हैं। इनका शेप में आप कंफ्यूज ना होइए, ये दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन जो बरखान बालुका स्पूत होते हैं उसमें ये जो उत्तल सतह होती है, ये जो कॉन्वेक्स सतह जो होती है बालुका स्पूत की, ये पवन की दिशा की तरफ होती है। पवन की दिशा की तरफ ये वाली सतह होती है। इस तरह से बरखान बालुका स्पूत का निर्माण होता है और फिर पवन इस तरह से यहाँ से निकल जाती है। इस तरह से ये जो है हमारे किस तरह के अर्धचंद्राकार बालुका स्पूत, जिसे हम बरखान बालुका स्पूत कहते हैं, इसका निर्माण होता है। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज पैराबोलिक बालुका स्पूत, जिसका आकार कैसा होता है? हेयर पिन जैसा होता है। ये आपको देखने में बरखान जैसा ही लगेगा, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि इसका आकार कैसा होता है? इस टाइप से हेयर पिन जैसा आकार इसका होता है। ये इसको बोल सकते हैं कि ये यू की तरह दिखाई देता है। इसका निर्माण पेड़ पौधे और हवा के बहाव में बाधा के कारण होता है। तो इस तरह से जब बरखान की बात हम कर रहे थे तो हमारी वायु की दिशा इस तरफ से थी, लेकिन जब हम बात करेंगे पैराबोलिक बालुका स्पूत की तो हमारी जो एयर की डायरेक्शन रहेगी वो इस तरफ से रहेगी। एयर की जो डायरेक्शन रहेगी वो इस तरफ से रहेगी। ठीक है, जो ये वाला जो साइड है इसका कौन सा? कॉनकेव वाला साइड। आपने अगर लेंस के बारे में पढ़ा हो तो कॉनकेव कॉन्वेक्स जानते होंगे। ये अवतल साइड, अगर हम हिंदी में बोले अवतल सतह जो होती है वो जो है हवा की दिशा की तरफ रहती है। बस यही एक छोटा सा अंतर है और इसका जो हमारा विवरण होता है संपूर्ण मरुस्थल में ये जो है मिलते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है पैराबोलिक बालुका स्पूत। जो हवा की दिशा होगी इसकी अवतल सतह की तरफ से होगी, जबकि जब हम बात कर रहे थे हमारे बरखान बालुका स्पूत की, उसमें हवा की दिशा इस साइड से हुआ करती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क बालुका स्पूत की। नेटवर्क बालुका स्पूत क्या होते हैं? नेटवर्क ड्यून्स मरुस्थल को उत्तर पूर्वी भाग में हनुमानगढ़ से हिसार व हरियाणा तक जो है ये मिलते हैं। विवरण क्या है इनका? इसका निर्माण धीमी वायु, जब हवा की गति बहुत धीरे होती है, दिशा विहीन वायु होती है और वनस्पति के कारण होता है। तो ये हमारा बरखान बालुका स्पूत का डायग्राम है। आगे देखते हैं अवरोधी बालुका स्पूत। अवरोधी बालुका स्पूत मैंने आपको बताया था, जब हवा की दिशा में, जब बालुका स्पूत बन रहा होता है और हवा की दिशा में कोई व्यवधान आ जाता है, जैसे कोई पहाड़ आ गया, तो उसके किनारे जो बालुका स्पूत यहाँ पे जो बन जाएंगे उनको कहते हैं अवरोधी या ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स। यहाँ पे ये जो पहाड़ आया ये इसका ऑब्स्टेकल हो गया और इस साइड, इस इलाके में जो बालुका स्पूत मिलेंगे इसके कारण, तो उसको बोलेंगे अवरोधी बालुका स्पूत। कहाँ मिलेंगे? अब हमारी जो पहाड़ी एरिया है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? अजमेर की तरफ पुष्कर, बूढ़ा पहाड़, नाग पहाड़, बिचून पहाड़, जोबनेर, सीकर की पहाड़ियाँ, ये जो है अवरोधी बालुका स्पूत इन जगहों पे हमें देखने को मिल जाते हैं। इनका निर्माण किसी अवरोध के आ जाने से होता है। ठीक है, शब्द काफिज बालुका स्पूत, ये भी एक तरह से अवरोध आने से होता है, लेकिन इसका जो अवरोध होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी जहाड़ी आ जाती है इस तरह से और इसकी हवा की दिशा इस तरफ है तो मिट्टी इस तरफ ही उड़ के आएगी और इसकी जड़ों के पास यहाँ पे एक छोटा सा बालुका स्पूत बन जाएगा। इसको बोलते हैं सब्र काफिज बालुका स्पूत। अगर आप मरुस्थलीय रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपने इस टाइप के बालुका स्पूत जरूर से देखे होंगे, जो क्या होते हैं झाड़ियों के चारों तरफ उसके आसपास बन जाते हैं। यह रेगिस्तानी इलाकों में छोटी छोटी झाड़ियों और घास के झुंडों के आसपास बनते हैं और ये बालुका स्पूत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्र काफिज बालुका स्पूत। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान में बालुका स्पूत का क्षेत्र, तो बालुका स्पूत मुक्त क्षेत्र कौन सा है? 41.50% जो है बालुका स्पूत मुक्त क्षेत्र है। बालुका स्पूत युक्त क्षेत्र कितना है? 58.50% जो है बालुका स्पूत युक्त क्षेत्र वाला। ये दोनों ही डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसका ध्यान रखेंगे। मुक्त क्षेत्र के लिए बात करेंगे 41.50% एंड युक्त क्षेत्र के लिए बात करेंगे 58.50%।
0 से 20% प्रभावित कौन से हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इन्हें छोड़ के चल सकते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्पूत, पैराबोलिक बालू का स्पूत, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आपने कल की सीरीज़ अगर नहीं देखी है, कल की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप प्लीज़ उसे जाके स्टडी कर लीजिए। अब हम आगे स्टडी करते हैं सेवन घास। सेवन घास क्या होती है? सेवन घास जो है, इसको हम लिलोन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? लेसियूरस सिडिक्युलस कहते हैं। जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा के सहारे लाठी सीरीज क्षेत्र में थोड़ी सी वर्षा होने पर यह घास उग जाती है। सबसे पहली बात, सेवन घास कहाँ उगती है? जैसलमेर में। किस साइड? उत्तर पश्चिम में ही है ना जैसलमेर। तो जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक की सीमा के सहारे लाठी सीरीज क्षेत्र में थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वहाँ ये घास उग जाती है। 50 से 135 सेंटीमीटर लंबी होती है और मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने में सहायक होती है, और ये पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा और पौष्टिक चारा भी होती है। रन, रन क्या होता है? बालू का स्पूत के बीच निम्न भूमि एवं वर्षा का जल भर जाने से निर्मित अस्थायी झील को, दलदली भूमि को हम रन बोलते हैं। जैसे कोई दो बालू का स्पूत है इस तरह से, और इसके बीच की ये जो भूमि है, इसके बीच की ये जो भूमि है, इस जब भी यहाँ पे बारिश होएगी तो इस भूमि में क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। इसको ही बोलते हैं रन। प्रमुख रन कौन कौन से हैं? प्रमुख रन है पोखरन का, भाखरी का, कनोड़ का, बरमसर का, बाप रन, जिसमें से ये भाप रन बहुत ज़्यादा फेमस है, थोब रन, परिहारी रन, ताल छापर रन, एक्सेट्रा। तो खड़ीन क्या होता है? खड़ीन, खड़ीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैसलमेर के उत्तरी भाग में बड़ी संख्या में पाई जाने वाली पलाया झील है। क्या है? जैसलमेर के उत्तरी भाग में बड़ी संख्या में पाई जाने वाली प्लाया झील है, जो प्राय निम्न कगारों से घिरी रहती है, और ये प्लाया झील बालू का स्पूत मुक्त क्षेत्र में पाई जाती है। तो जैसलमेर के उत्तरी भाग में पोखरण वाला जो इलाका आता है वह बालू का स्पूत मुक्त क्षेत्र है, क्योंकि वो कैसा रेगिस्तान है? हमादा रेगिस्तान, यानी पथरीला इलाका है। उस जगह पे जो पथरीले इलाके में जहाँ भी ऐसे थोड़ा सा गड्ढा टाइप से होता है, वहाँ पे इस टाइप की झीलें जो है, खड़ीन जो है, बन जाती है। ठीक है। हमादा या पथरीला मरुस्थल, बालू का स्पूत मुक्त प्रदेश। यह प्रदेश रेतीला मरुस्थल के पूर्व में है तथा जहां बालू का स्पूत का अभाव मिलता है। यहाँ की प्रमुख भू आकृति में चट्टानी संरचनाएं देखने को मिलती है, जो कि है ग्रेनाइट की, सैंडस्टोन की और चूना पत्थर की। यहाँ का चूना पत्थर बहुत ही A1 ग्रेड का होता है। तो यहाँ का चूना पत्थर क्या होता है? फेमस होता है। तो ये चट्टानें जुरासिक और इयोसिन काल की है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो चट्टानें हैं वो किस काल की है? जुरासिक और इयोसिन काल की है। विस्तार, जैसलमेर के चारों ओर पोखरण और रामगढ़ क्षेत्र में इस मरुस्थल का विस्तार है। कौन सा मरुस्थल? हमादा या पथरीला मरुस्थल। आकलवुड फॉरेस्ट फॉसिल पार्क, ये जैसलमेर में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जुरासिक काल की वनस्पति और जीवाश्म में मिलते हैं, जो कि जैसलमेर के दक्षिण में अवस्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। जुरासिक काल के वनस्पति और जीवाश्म जो हमें जैसलमेर में मिले हैं वो यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। इस क्षेत्र में लाठी सीरीज भूगर्भीय पट्टी, जो कि पोखरण से मोहनगढ़ तक विस्तृत है, में भूमिगत जल का भंडार भी मिलता है। लाठी सीरीज क्या है? एक चूना, ये जो इलाका है ये किससे बना हुआ है? चूने के पत्थर से बना हुआ है। जो चूने के पत्थर के ऊपर पानी का बहाव ना होकर कहाँ होता है? पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है। उस पथरीले इलाके से नीचे की ओर पानी बहता है। इसी सीरीज को बोलते हैं लाठी सीरीज। भूमिगत जल भंडार भी मिलता है। ठीक है। रेग, रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल। ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल। इस मरुस्थल में इर्ग और हमादा दोनों मरुस्थलों की विशेषता पाई जाती है। हमादा मरुस्थल के चारों ओर एक संकीर्ण पेटी में यह मरुस्थल स्थित है। इस मरुस्थल में बरखान, पैराबोलिक, तारा बालू का स्पूत पाए जाते हैं। इसका विस्तार जोधपुर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में है। जैसलमेर के निकट रामगढ़ और लोद्रवा क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो जैसलमेर के निकट रामगढ़ और लोद्रवा क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? हमारा रेग वाला या मिश्रित मरुस्थल फैला हुआ है। लोद्रवा जो है किसके लिए फेमस है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अर्धशुष्क मैदान और राजस्थान बंगर। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने शुष्क मैदान देखा था। शुष्क मैदान में हमने पढ़े थे बालू का स्पूत युक्त क्षेत्र और बालू का स्पूत मुक्त क्षेत्र। उसके आगे अब हम पढ़ रहे हैं अर्धशुष्क मैदान। अर्धशुष्क मैदान 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में आता है। स्थिति इसकी अगर हम देखें तो अरावली के पश्चिम और रेतीले शुष्क मैदान के मध्य जो है ये आता है। इसका विस्तार क्या है? शुष्क मैदान का विस्तार आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका विस्तार है 75,000 वर्ग किलोमीटर। जिले कौन कौन से आ जाएंगे? गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, पाली, जालोर,
जोधपुर का पूर्वी भाग और बाड़मेर का दक्षिणी भाग। वर्षा यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में तथा पश्चिमी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा रेतीले मैदान तथा अर्धशुष्क मैदान को विभाजित करती है। इसे मारवाड़ भी कहा जाता है। इसकी उत्तरी भाग घग्गर का मैदान और उत्तर पूर्व में शेखावटी भूभाग है। इसको वापस से हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। अर्धशुष्क मैदान को सबसे उत्तरी भाग जो था हमारा कौन सा था? उत्तरी भाग हमारा घग्गर का मैदान, उत्तर पूर्व में शेखावटी भूभाग और मध्यवर्ती भूभाग में नागौरी उच्चभूमि तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग लूणी नदी बेसिन आते थे। इस क्षेत्र में नदियों की कमी मिलती है। ये जो क्षेत्र है इसमें नदियों की क्या मिलती है? कमी मिलती है। यह एक अंतः प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ जितनी भी नदियाँ, पहले तो नदियाँ बहुत कम हैं और जो भी नदियाँ हैं वो कौन सी नदियाँ हैं? अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं। अंतः प्रवाह की नदियाँ वो नदियाँ होती है जिनका जल कुछ दूरी पर बहकर वहीं समाप्त हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। मोस्ट ऑफ बारिश के दिनों में ये जो है नदी बन जाती है और थोड़ी दूर पे जाके अपने आप इनका जल जो है समाप्त हो जाता है। यहाँ की जलवायु संक्रमणीय है, जो कि शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के बीच की है। संक्रमणीय यानी दोनों के जो मेलजोल वाले गुण जिसमें होते हैं, मतलब यहाँ की कुछ जलवायु शुष्क भी है और कुछ अर्धशुष्क जैसी है। इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है: लूणी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। तो सबसे पहले अगर हम स्टडी करेंगे किसकी? लूणी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र की। जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर ये जिले इस लूणी बेसिन में आते हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी लूणी और उसकी सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत लूणी, सूखड़ी, जवाई, बांडी, मीठड़ी, सागी, लीलड़ी नदियां आती है। यह संपूर्ण अपवाह तंत्र एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हैं। लूणी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा है, जिसका कारण है कठोर आधारी चट्टानें और पहाड़ी अपवाह तंत्र। लूणी का जल बालोतरा से आगे लवणीय आधारी शैलों और नमक कणों युक्त मृदा के कारण खारा हो जाता है। तो लूणी नदी जो होती है हमारी, कहाँ से उद्गम इसका होता है? लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नाग पहाड़ से। अजमेर के नाग पहाड़ से जब ये नदी निकलती है तो इसका पानी मीठा होता है। फिर ये बहती हुई बालोतरा तक आती है और बालोतरा बाड़मेर में है। बाड़मेर बालोतरा में आकर इसका जल जो है खारा हो जाता है। इसका कारण यहाँ बताया गया है लवणीय आधारीय शैलें। जो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला जो पश्चिमी हिस्सा जो है राजस्थान का, वो किसका भाग था? तैठ सागर का भाग था। तो इसके कारण यहाँ पे जो आधारीय चट्टानें हैं वो कैसी है? लवणीय है। साथ के साथ जो अरब महासागर की तरफ से हवाएं आती है, कच्छ के रण की तरफ से जो हवाएं आती है, उसके साथ नमक के कण युक्त जो मृदा है वो उड़कर आती है, जिसके कारण बालोतरा बाड़मेर से आगे इस नदी का पानी जो है खारा हो जाता है। इसका दूसरा कारण जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका दूसरा कारण कच्छ के रण से आने वाली नमक युक्त धूल भरी हवाएं हैं, जो इस क्षेत्र में नेहड़ बेसिन या नमक बिछाती है। लूणी बेसिन में ही जालोर सिवाना की पहाड़ियां भी है। तो जालोर सिवाना की पहाड़ियां हमारी कहाँ जाती है? लूणी बेसिन में। यह अरावली का विस्तृत रूप है, जिन्हें सुंदा की पहाड़ियां हमारा पहला भालू अभ्यारण्य जहाँ बना है, वो कौन सी पहाड़ियां? सुंदा की पहाड़ियां कहा जाता है। अरावली का विस्तृत रूप जिन्हें सुंदा की पहाड़ियां कहा जाता है, जो कि ग्रेनाइट और राइलाइट सेल से बना है। यहीं पर सुंदा माता अभ्यारण्य प्रस्तावित नहीं है, अब बन चुका है। सुंदा माता अभ्यारण्य प्रस्तावित है, जो कि राज्य का प्रथम भालू अभ्यारण्य है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी लूणी बेसिन में ही आती है। इसके अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत आती है, जिसकी ऊंचाई 870 मोटा आप याद रखेंगे 870 है, और जो कि जालोर में स्थित है। डोरा पर्वत हमारा कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है और लूणी बेसिन में ही आता है। सबसे ऊंची चोटी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी? पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। जालोर की सांचौर बेसिन को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर बेसिन को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। जब ये क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में अगर गंगानगर हनुमानगढ़ होता है तो बच्चों का ध्यान ज्यादातर गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ जाता है, क्योंकि वो पंजाब से लगते हुए जिले हैं। लेकिन जो राजस्थान का पंजाब है, हम किसे बोलते हैं? सांचौर बेसिन को बोलते हैं। आपको ध्यान रखना होगा। यह क्षेत्र ईसबगोल और टमाटर उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ईसबगोल और टमाटर उत्पादन के लिए हमारा कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जैसे ये अपना जालोर क्षेत्र जाना जाता है। ईसबगोल का उत्पादन नागौर में भी बहुत ज्यादा होता है। तो हम बात करते हैं लूणी बेसिन का पूर्वी सीमा कालाभार डूंगर से लगती है। पूर्वी सीमा जो है किससे लगती है? कालाभार डूंगर से लगती है। जोधपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग पाली, जालोर, सिरोही लूणी नदी के द्वारा सिंचित होता है। राजस्थान का समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा क्षेत्र सांचौर
50 मीटर। और बारबासर बाड़मेर का नेहड़ क्षेत्र भी यहीं पर है। इस क्षेत्र की अन्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? छप्पन की पहाड़ियाँ, और जो ग्रेनाइट निकलता है, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर गढ़ सिवाना से मोकलसर तक है और यहाँ से ग्रेनाइट निकलता है। ये गोलाकार है और हरा ग्रेनाइट पाया जाता है। जालोर जो है ग्रीन ग्रेनाइट के लिए फेमस भी है, पाया जाता है। नाकोड़ा पर्वत, पीपलूद, लघु माउंट और हल्देश्वर महादेव का मंदिर। ये जो नाकोड़ा पर्वत है, कौन सा? नाकोड़ा पर्वत, पीपलूद, लघु माउंट आबू, इसे लघु माउंट आबू भी कहते हैं। किसे बोलते हैं? नाकोड़ा पर्वत पीपलूद को लघु माउंट आबू भी बोलते हैं। और हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये लिखा है हल्देश्वर, हल्देश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। ऐसराणा पर्वत जालोर पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। ऐसराणा पर्वत जो है जालोर पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। रोजा भाकर 30 मीटर, ऐसराना भाकर 849 मीटर, कंचनगिरी जालोर में कन्यागिरी। और ये सारे इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डोरा पर्वत, ऐसराना पर्वत याद रखना होगा और उसके अलावा नाकोड़ा पर्वत पीपलूद, जिसे हम लघु माउंट आबू भी कहते हैं, ये याद रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में स्थित है। यह पहाड़ियाँ गुंबदाकार है। इन्हीं पहाड़ियों में रानीवाड़ा स्थित है और इन पहाड़ियों में गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि गुलाबी ग्रेनाइट की कहाँ से मिलेगा? हमें जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से मिलता है। इस क्षेत्र में खारे पानी का गर्त पंचभद्रा, बाड़मेर में जो है सनवरला और कपासन है। यहाँ पे सनवरला और कपासन, मलानी पर्वत जालोर में और बालोतरा के मध्य, लूनी बेसिन की प्रमुख कृत्रिम झीलें अनंत सागर, फतेह सागर, जसवंत सागर, सरदार समंद, हेमावास, नया गांव और सारदा। शेखावटी प्रदेश के बारे में हम पढ़ते हैं। शेखावटी प्रदेश, अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था? लूणी प्रदेश, लूणी खंड। और अब आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है ये हमारा शेखावटी प्रदेश। चोरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर का उत्तरी पूर्वी भाग है। नदी कौन सी यहाँ मिलेगी? यहाँ पे कांतली नदी मिलेगी सीकर के पास। सुनारी सभ्यता का जो है, सीकर सुनारी सभ्यता जो है कांतली नदी के किनारे मिली थी। स्थिति क्या है? उत्तर में घग्गर का मैदान और पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला। औसत ऊंचाई इसकी क्या रहेगी? 450 मीटर। यहाँ पर बरखान बालुका स्पूत सर्वाधिक गतिशील जो बालुका स्पूत होते हैं, बरखान बालुका स्पूत अधिक पाए जाते हैं। सर सरोवर, बालुका स्पूत के मध्य वर्षा का जल इकट्ठा हो जाने वाले क्षेत्र को सर या सरोवर कहते हैं। कौन कौन से सर या सरोवर यहाँ पे मिलेंगे? सालासर, मानसर, बलियासर, जस्सू सर। औसत ऊंचाई क्या रहेगी? 450 मीटर की रहेगी। यहाँ अधिकांशतः अर्धवृत्ताकार बालुका स्पूत का विस्तार है। अर्धवृत्ताकार बालुका स्पूत का विस्तार है। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की परत पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? जमीन के नीचे चूने की परत पाई जाती है, जिसके कारण पानी सतह पर ना बहकर, इसके बारे में हमने अभी बात की थी, इसके कारण पानी सतह पर ना बहकर नीचे चूने की परत पर बहता है। इसी कारण इस क्षेत्र को अंतः प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। यही कारण है कि यह क्षेत्र गर्मी में अत्यधिक गर्म, इसी कारण इस क्षेत्र में गर्मी में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में अत्यधिक सर्दी रहती है। और चूरू जिला वार्षिक तापांतर पाए जाने का यही कारण है। तो आपको पता है जो चूरू जिले में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड वहाँ रहती है, इस कारण वार्षिक तापांतर वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। और इसका कारण ये है कि वहाँ की जो जमीन है उसके नीचे चूने की परतें पाई जाती है और चूने की परतों के कारण वहां पानी सतह पर न बहकर नीचे परतों के नीचे बहता है, इसलिए उसे अंतःप्रवाही क्षेत्र कहते हैं। और इसी कारण वहां क्या होती है? सर्दी और गर्मियों में अधिक तापांतर पाया जाता है। तो हम आगे बात करते हैं। यहाँ खेजड़ी के वृक्ष की अधिकता है। इन्हें यहाँ क्या बोलते हैं? जाटी बोलते हैं। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? सीकर और मालखेड़ा दत्तरामगढ़ तक इसका विस्तार है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ है यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ है हर्ष की पहाड़ियाँ। यहाँ की प्रमुख नदी कांतली है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? यहाँ की प्रमुख नदी कांतली है, जो कि अरावली से निकलकर राजगढ़ के
टीलों में खो जाती है। तो अंतः प्रवाह की नदियाँ, यह आंतरिक अपवाह तंत्र, वह अपवाह तंत्र होता है जो नदियाँ किसी जगह से निकलती है और वहीं राज्य में कहीं ना कहीं खो जाती है, इधर उधर लुप्त हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अंतः प्रवाह की नदियाँ। अंतः प्रवाह में सबसे बड़ी नदी हमारे यहाँ है, वो कौन सी है? घग्गर नदी है, जो कहाँ लुप्त हो जाती है? हनुमानगढ़ के भटनेर के पास लुप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ जो ये नदी है कांतली नदी, जो कि हमारे शेखावटी बेसिन में आती है, यह सीकर और झुंझुनू जिले में बहती है। कांतली नदी का बेसिन ही तोरावाटी बेसिन कहलाता है और इसी के कारण इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। यहाँ पर तोरावाटी की पहाड़ियाँ, यहीं पर तोरावाटी की पहाड़ियाँ भी है। जोहड़ या नेहड़ क्या होता है? जोहड़ या नेहड़ क्या होता है? शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु निर्मित कच्चे व पक्के कुएं को क्या बोलते हैं? जोहड़ बोलते हैं। बीड़ क्या होता है? बीड़ शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाली घास के मैदान को क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। जल संभर सीकर का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? जल संभर कहलाता है। जल संभर सीकर का आंतरिक भाग जल संभर कहलाता है। नदियाँ, नदियाँ यहाँ पे कौन सी है? सिर्फ एक ही नदी है यहाँ पे, कांतली नदी। ताल छापर व पनिहारेन रन, ताल छापर और पनिहारेन रन इस क्षेत्र में प्रमुख लवणीय गर्त क्षेत्र है। अन्य लवणीय गर्क कौन से हैं यहाँ? डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, परिहारा और कुचामन, ये गर्क यहाँ पे मिलते हैं, जो सारे के सारे कैसे गर्क है? लवणीय गर्क है। सांभर झील जयपुर जिले में आती है, तो सांभर झील हमेशा कहाँ आएगी? जयपुर जिले में। इसको आप पाली में ना करें, या नागौर में या पाली में कंफ्यूजन रहता है, तो आपको जयपुर में ही ये टिक करके आनी है, सांभर झील जयपुर जिले में। यहाँ की नदियाँ आंतरिक जल प्रवाह के निम्न कारण है: कम वर्षा, बलुई मिट्टी और बालू का स्फूत की दीवार। नागौरी उच्च भूमि, नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि किसे बोलते हैं? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि। जिले और विस्तार कौन सा है? नागौर जिला। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं उच्च भूमि। यहाँ स्फूतों का अभाव पाया जाता है, यहाँ पर मृदा लवणीय है और इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अधिकता है, जो कि इस क्षेत्र को बंजर व अनउपजाऊ बनाता है। यहाँ प्रमुख नमक की झीलें अनउपजाऊ बनाता है। यहाँ प्रमुख नमक की झीलें हैं, जैसे सांभर, डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़ व कुचामन। ठीक है, आगे देखते हैं कठेरा प्रदेश। कठेरा प्रदेश कौन सा प्रदेश होता है? कठेरा प्रदेश सांभर झील की का दक्षिणी भाग, सांभर झील का जो दक्षिणी भाग है उसे क्या बोलते हैं? कठेरा प्रदेश भी बोलते हैं। इस क्षेत्र में फ्लोराइड की अधिकता होने से कुबड़ की समस्या पाई जाती है, इस कारण इसका पूर्वी भाग नागौर अजमेर कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। बाका पट्टी यह नागौर में स्थित है तथा असरावा गांव की पट्टी भी नागौर में स्थित है, जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर नमक उत्पत्ति का प्रमुख कारण है जमीन के नीचे पाई जाने वाली माइका शिल्ट या नमकीन चट्टानें, जिसके कारण केशिकत्व या कैपिलरी इफेक्ट की वजह से नमकीन पानी सतह पर आ जाता है और जो वाष्पीकृत हो जाता है और बाद में सोडियम क्लोराइड पीछे छोड़ जाता है, जिसके अलावा अन्य बाह्य स्रोत से जो नदियां आती है वो अपने साथ नमक के कण एकत्र करके ले जाती है, जो कि नमकीन झीलों का निर्माण करती है। तो ये बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हमारा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी।
तो ये कहाँ मिलती है? ये बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी अजमेर से नागौर के बीच में मिलती है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, फ्लोराइड की अधिकता है। फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है कुबड़पन की समस्या या कमर का झुक जाना, इसकी समस्या मिलती है। इसके कारण इसी भाग को नागौर अजमेर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी बोलते हैं। यहाँ सर्वाधिक फ्लोराइड की जो मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर नमक की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि जमीन के नीचे जो है यहाँ माइका सिस्ट की नमकीन चट्टानें हैं, जिसके कारण जो केशिकत्व है, नमक जो है केशिकत्व के कारण या कैपिलरी इफेक्ट के कारण ऊपर की तरफ आ जाता है, और पानी जब सतह से उड़ता है तो वहां पे सोडियम क्लोराइड को छोड़ के चला जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान तो नेक्स्ट हम बात करते हैं घग्गर का मैदान। तो जिले एवं विस्तार, क्या कौन सा जिले में विस्तार है? गंगानगर और हनुमानगढ़। नदी कौन सी है? यहाँ की प्रमुख नदी जो है यहाँ की घग्गर नदी है। इसे मृत नदी भी कहते हैं। इस नदी की तली या पाट को ही नाली कहा जाता है। इस नदी का विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए फोर्ट अब्बास तक पहुंच गया है। इस नदी को वैदिक काल में सरस्वती नदी कहा जाता था। घग्गर नदी के मैदान को स्थानीय भाषा में बग्गी कहा जाता है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है और भूरी मटियार मिट्टी कहा जाता है। यहाँ पर जो है घग्गर के साथ बहा कर लाई गई मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी है उसकी अधिकता है, जिसे भूरी मटियार मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यहाँ राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। सेम की समस्या, मिट्टी के दलहन में परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप मिट्टी के दलदल में तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सीम की समस्या के बारे में। जो मिट्टी जो होती है वो किस में परिवर्तित होती है? मिट्टी के दलदल में परिवर्तित होने तथा उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में आने वाले समस्त परिवर्तनों को सीम कहा जाता है। इस समस्या के निदान के लिए यूकलिप्टस के पेड़ लगाए जाने चाहिए। घग्गर का यहाँ संपूर्ण मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ सेम की समस्या से ग्रस्त है, क्योंकि इस मैदान में मिट्टी के नीचे पत्थर की एक विशाल परत का जमाव है, जिसके कारण नदियों का पानी ज्यादा गहराई तक तो नहीं जा पाता और यहाँ ऊपर की ओर क्या बन जाता है? दलदल बन जाता है। सर्वाधिक सेम की समस्या बड़ोपाल हनुमानगढ़ में पाई जाती है। बड़ोपाल में बर्ड सेंचुरी प्रस्तावित है और सेम की समस्या के निराकरण के लिए इंडो डच निकास प्रणाली नीदरलैंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। सेम की समस्या कहां पाई जाती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। निदान के लिए किसके पेड़ लगाए जाने चाहिए? यूकलिप्टस के पेड़ लगाए जाने चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है बड़ोपाल में बर्ड सेंचुरी प्रस्तावित है और सेम की समस्या के निराकरण के लिए इंडो डच निकास प्रणाली नीदरलैंड के सहयोग से अपनाई गई है। जब भी किसी देश का सहयोग लिया जाता है किसी चीज में तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता ही है। तो हम आगे बात करेंगे थार के मरुस्थल के महत्व के बारे में। तो थार के मरुस्थल का महत्व क्या है? तो आइए देखते हैं। थार के मरुस्थल अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत से परिपूर्ण है। आपको पता है थार के मरुस्थल में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। साथ में बायोगैस और पेट्रोल के भी अभी बहुत सारे भंडार यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो हम बात करते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों से परिपूर्ण है। यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमताएं विद्यमान है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और सभी पर्याप्त भंडार यहाँ पाए जाते हैं। इमारती पत्थर और खनिज व चूना आदि भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पाई जाने वाली खारी झीलों में पर्याप्त मात्रा में नमक की प्राप्ति होती है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है और भारतीय मानसून के लिए यह न्यून वायुदाब गर्त का निर्माण करता है। अब क्योंकि न्यून वायुदाब गर्त का निर्माण होता है इसलिए मानसून जो है इस ओर आकर्षित होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे कल फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसी प्रकार हमारी वीडियो को रेगुलर देखते जाइए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते जाइए और इसी तरह से स्टडी करते जाइए। आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि नियमितता से ही सफलता मिलती है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी नए लोग यहाँ जुड़े हैं आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।